हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पर लिखा है व्हाइट बोर्ड पर कक्षा 12 के लिए है और ये रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। क्योंकि ये ऐसे तो तीसरा चैप्टर माना जाता था, बट ठोस अवस्था कटने के कारण ये दूसरा चैप्टर बन गया है। और ये दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये वीडियो कंटिन्यू चलेगी। 2 से 3 दिन में हम इसको क्या करेंगे, 1 से 2 वीडियो में वैद्युत रसायन को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, वैद्युत रसायन कहते किसे हैं। आपसे कोई पूछ दे कि वैद्युत रसायन है क्या भाई, तो सिंपल कहिएगा कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें हम वैद्युत से, ठीक है, वैद्युत से होने वाले रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं तथा रासायनिक से होने वाले वैद्युत प्रक्रमों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, नाम ही में क्या, वैद्युत रसायन। ठीक, तो अब क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत से होने वाले रासायनिक तथा रसायन से होने वाले वैद्युत, ठीक है, प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, सिंपल ये डिफिनेशन। तो सबसे पहले बात हम लिख लें, क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग आप बनाइएगा भाई, चैप्टर का नाम ही है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन, अब से कोई पूछ दे कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, वैद्युत रसायन। ठीक है, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन क्या है, तो बोलिएगा रसायन विज्ञान की वो शाखा। क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की, ऐसे तो ये आता नहीं है। ठीक है, रसायन विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वो शाखा, वो शाखा जिसमें जिसमें वैद्युत से होने वाले, जिसमें वैद्युत से होने वाले रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। ओके, वैद्युत रसायन कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कहा कि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहिएगा और अच्छे से लिखते रहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बताइएगा कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें वैद्युत से होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। इतना आप लोग बोलिएगा। ठीक है, जो भी पूछे वैद्युत रसायन। सबसे दूसरा हेडिंग बनाए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप बना लीजिए कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, वैद्युत धारा के बारे में हम लोग जान ले। वैद्युत धारा, बहुत लोग कहेंगे भाई वैद्युत धारा क्यों इसमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि नाम ही में वैद्युत रसायन था। हल्का फुल्का वैद्युत के बारे में भाई अध्ययन करना ही है, वैद्युत के बारे में रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करना है। तो वैद्युत धारा का ज्ञान लेना, अध्ययन मतलब जरूरी है इसमें। ठीक है, आपसे कोई पूछे वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो देखिए सिंपल डिफिनेशन हम बता दें, तो गतिमान आवेश को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आप सिंपल यही डिफिनेशन बोलिएगा कि गतिमान आवेश को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, यही डिफिनेशन बताइएगा। क्या लिखिएगा, गतिमान आवेश को, गतिमान आवेश को, गतिमान आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। गतिमान आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। गतिमान आवेश को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ये डिफिनेशन है, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, वैद्युत धारा को किसे डिनोट करते हैं, सब चीज लिख ले इसके बारे में नोट। इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, आई से लिखते हैं, या आई से प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हो, आई से लिखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है भाई, इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र ये भी नोट डाउन कर ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है आई बराबर क्यू बटे में
टी। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे में टी। जहां पर कौन क्या है सब चीज लिख ले, जहां पर आई जो है धारा है, आई क्या है धारा है, क्यू क्या है आवेश है, और टी क्या है भाई इसमें समय है। ठीक है, एकदम बेसिक से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग बस केवल बने रहिए, बहुत मजा आएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि गतिमान आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, बस यही डिफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद वैद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है, आई मीन लिखा जाता है, तो भाई वैद्युत धारा को आई से लिखते हैं, इतनी बातें याद रखिएगा। दूसरी बात, इसका सूत्र क्या होता है, तो आई इक्वल टू क्यू बटे में क्या होता है टी होता है। जहां पर आई धारा है, क्यू क्या है आवेश है, और टी क्या है समय है। अब देख सकते हैं, अच्छे से उतारते रहिएगा। ओके, अब देखें नेक्स्ट, इसमें क्या होता है भाई, इसका मात्रक भी होता है जब फार्मूला है, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है, देखिए ऐसे लिख सकते कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक, या करके दूसरा लिख सकते हैं आप क्या, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, वैद्युत धारा का कोई आपसे मात्रक पूछे तो आप सिंपल बोलिएगा एम्पियर, फिर कोई और कोई मात्रक होता है तो आप बोलिएगा कूलाम सेकेंड, जो कि इस फार्मूला से बना है। क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और सेकेंड ये टी होता है, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो गया, और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। ओके, तो आप दोनों मात्रकों को अच्छे से याद कीजिए और इसे क्या कर लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, इसके बाद या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, 1 एम्पियर का अर्थ, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा 1 एम्पियर का अर्थ। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले ले। देख सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई, 1 एम्पियर का अर्थ। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि 1 एम्पियर का अर्थ बताएं, तो आप सिंपल लिखिएगा 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर का अर्थ होता है क्या है, यदि, ठीक है समझिएगा, यदि आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सिंपल पहले हम बता दें। 1 एम्पियर का अर्थ पूछे तो 1 एम्पियर का अर्थ पूछा है, तो कहिएगा कि जब Q का मान 1 हो जाए और T का मान जो है वो 1 आ जाए, तो फार्मूला में जब आप पुट करेंगे आई इक्वल टू क्यू बटे टी में, तो यहाँ पर 1 आवेश का मान और यहाँ पर समय का मान 1, जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, धारा का मान 1 और मात्रा क्या होता है एम्पियर। आप इसको देखकर डिफिनीशन क्या बना सकते हैं 1 एम्पियर का अर्थ। ठीक है, जब नहीं आप यदि कह दीजिए। ठीक है, यदि Q का मान 1 हो, 1 कूलाम, ठीक, यदि Q का मान 1 कूलाम हो और T जो है समय का मान क्या हो 1 सेकेंड हो, तो उस समय धारा का मान जो होता है ना वो 1 एम्पियर ही होता है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे यदि किसी चालक में, ठीक है, क्या डिफिनेशन लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं डिफिनेशन, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक, क्योंकि 1 माने हैं तो 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक में, ठीक है, यदि किसी चालक में लिखिएगा। ठीक है, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर, ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर। यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित, ठीक है, करने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान जो होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। ओके, तो क्या कहेंगे, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है 1 एम्पियर होता है, करने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान
चालक में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर होता है, ठीक है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड प्रवाहित करे, ठीक है, या करने पर चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। सिंपल आप क्या बोलेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो चालक में प्रवाहित धारा का मान, ऐसे लिख ले बेहतर रहेगा। यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करे, ठीक है, 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो ये बना ली बेहतर है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसे उतार लीजिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ दे 1 एम्पियर का अर्थ बताएं तो आप सिंपल कहिएगा कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो चालक में जो प्रवाहित धारा का मान जो होता है ना, वही 1 एम्पियर के बराबर हो जाता है। क्योंकि एक से एक आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या ऊपर रीजन बता दिए और नीचे इसका क्या है, डिफिनेशन है, थ्योरी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है बैतूल सेल, ओके। तो आप लोग उतार लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है भाई, बैतूल सेल, ठीक है। बैतूल सेल किसे कहते हैं? तो देखिए सिंपल बात, आपसे कोई पूछ दे कि बैतूल सेल किसे कहते हैं तो आप ये बताइएगा कि वह निकाय जो वैद्युत या वह पदार्थ जो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है उसे बैतूल सेल कहते हैं, ठीक है। सिंपल आप बताइएगा, वे पदार्थ जो वैद्युत ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन में क्या लिखिए, या ऐसे भी कह सकते हो, वह निकाय जो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है उसे वैद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वह निकाय जो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। बस यही इसका डिफिनेशन है, ठीक है। वैद्युत सेल कहते हैं, उसे वैद्युत सेल कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल कोई आपसे पूछ दे कि वैद्युत सेल बताएं किसे कहते हैं तो आप सिंपल बोलना है कि वह निकाय जो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है, जिससे हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम वैद्युत सेल कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिससे हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसी को हम वैद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। आगे चले, नोट बना के लिखिए। इसमें नोट में आप क्या लिख सकते हैं भाई, वैद्युत सेल का प्रतीक, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है, वैद्युत सेल का जो प्रतीक होता है ना वो होता है, लिख लीजिए, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। ये इसका प्रतीक होता है वैद्युत सेल का। वैद्युत सेल के 2 घटक होते हैं, ये भी लिख लें नोट करके। वैद्युत सेल के 2 घटक होते हैं, वैद्युत सेल के 2 घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। वैद्युत सेल के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, ठीक है। एक का नाम क्या होता है भाई, एनोड, दूसरे का नाम जो होता है ना भाई कैथोड, ठीक है। एक का नाम क्या होता है, एनोड, और दूसरे का नाम क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। एक का नाम एनोड होता है और दूसरे का नाम कैथोड होता है, ओके। एक चीज याद रखना, इसमें एनोड और कैथोड का मान जो होता है ना वो बदलता रहता है। कभी एनोड माइनस में होगा इस वैद्युत सेल में, ठीक है। आगे कुछ सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसमें क्या होता है कि एनोड का मान कभी माइनस में होगा और कैथोड का मान प्लस में हो जाएगा, और कभी कभी एनोड प्लस में हो जाएगा। ऐसे बेसिकली एनोड प्लस होते हैं, ठीक है, और कैथोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस वाले होते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें सेल जो ऐड किया जाता है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा द्वारा वैद्युत ऊर्जा भी देखना रहता है इसमें, ठीक है। इसमें हम कुछ देखेंगे सेल के बारे में, जैसे कि वोल्टी गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, ठीक है, ये वोल्टिक सेल किसे कहते हैं। उसमें हम देखेंगे कि एनोड जो होगा वो माइनस में हो जाएगा और कैथोड जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये सेल के हिसाब से इसका चिन्ह जो होता है वो बदलता रहता है, मतलब एनोड प्लस में होते हैं और कैथोड माइनस में होते हैं, और कभी एनोड माइनस में भी होता है और कैथोड प्लस में भी होता है। ये सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस प्रकार के सेल ले रहे हैं, ठीक है। आगे सेल के बारे में हम बताएंगे, उसमें ज्यादा कुछ दिन पास नहीं सोचना आपको, आप लोग केवल बने रहिएगा, ठीक है, अच्छे से बताएंगे इसको। सबसे पहली बात, वैद्युत सेल किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि वह निकाय जो वैद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है उसे वैद्युत सेल कहते हैं। वैद्युत सेल का प्रतीक प्लस और बीच में ऐसे चिन्ह लगा के, ठीक है, ऐसे जैसे कि माइनस, ये वैद्युत सेल का प्रतीक होता है। वैद्युत सेल के दो घटक होते हैं, एक का नाम एनोड होता है, दूसरे का नाम क्या होता है भाई, कैथोड होता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, इसमें नोट करके हमेशा लिख लेना कि एनोड पर जो क्रिया होगी ना, इस पूरे चैप्टर में एनोड पर जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और कैथोड पर जो क्रिया होती है वो अपचयन की क्रिया होती है। लिख लो नोट करके, बहुत बेहतरीन है नोट, ठीक है। क्या लिखेंगे कि एनोड पर, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और नेक्स्ट नोट बना के लिख लीजिएगा, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, ठीक है। और ये बात सदैव के लिए अपचयन की क्रिया होती है, ये चीजें याद रखना है। इनकी क्रियाएं जो वो नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। एनोड कभी प्लस हो जाएगा, कभी कैथोड माइनस हो जाएगा, बट इनकी ऊपर होने वाली जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, जो क्रिया होती है वो नहीं बदलेगी। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण की क्रिया ही होगी, चाहे कोई सेल हो। कैथोड पर अपचयन की ही क्रिया होगी, चाहे कोई सेल हो, चाहे विद्युत अपघटनीय सेल हो या गैल्वेनिक सेल। आगे जस्ट बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल आप लोग उतार लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये नया टॉपिक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, सेल का विद्युत वाहक बल। आपसे कोई पूछ दे कि सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो सिंपल बताइएगा कि इकाई आवेश को सेल सहित, क्या बोलेंगे, इकाई आवेश को, ठीक है, सेल सहित पूरे परिपथ में बहाने पर जो ऊर्जा खर्च होता है ना, जिसको हम व्यय कहते हैं, जो ऊर्जा व्यय होता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोलेंगे कि इकाई आवेश को, मतलब इकाई आवेश मतलब एक आवेश को पूरे परिपथ में बहाने पर जो ऊर्जा लगता है, आई मीन खर्च होता है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो लिखें इसका डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे क्या, इकाई आवेश को, इकाई आवेश को सेल सहित, सेल सहित पूरे परिपथ में बहाने पर, ठीक है, पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में बहाने पर जो ऊर्जा व्यय होता है, जो ऊर्जा व्यय होता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है, बल कहते हैं। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, खर्च होना। मतलब इकाई आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, जो सर्किट में हम बहाते हैं, तो उसके लिए जो ऊर्जा लगता है ना, उसी को सेल के विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। जो ऊर्जा लगता है, खर्च होता है, उसी ऊर्जा को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है।
आगे कुछ नोट है, इसमें लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, इसको सेल के विद्युत वाहक बल को इसको ई से लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, इसको हम ई से लिखते हैं। जो सेल के विद्युत वाहक बल है ना, उसको हम ई से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है लिख ले, इसका सूत्र होता है ई बराबर W बटे Q होता है। इसका सूत्र क्या होता है, E इक्वल टू W बाई Q, ये W बटे Q। तो फिर इसका मात्रक भी होता होगा, बिल्कुल। इसका मात्रक जो है ना भाई, इसका मात्रक जो है वो होता है, देखिए W जो है ये कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई, जूल होता है, जूल। और आवेश है, क्यों क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम होता है, ये बदलता नहीं है भाई, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, कूलाम, ठीक। जूल प्रति कूलाम, इस या करके आप लिख लीजिएगा, या इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, ठीक है। जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कोई आपसे पूछ ले इसमें W क्या है, E तो विद्युत वाहक बल है, E क्या है, विद्युत वाहक बल, है। W क्या है भाई, कार्य है। और Q क्या है, आवेश है। बस आप इतना याद रख लीजिए। और एक नोट करके लिख लीजिए एक चीज और, कि सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, ठीक है। ये नोट में लिख लीजिएगा कि इसका मान, किसका, सेल का विद्युत वाहक बल का मान, इसका मान, ठीक है, 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कभी भी कम नहीं होगा, 1 से अधिक होता है। अब अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चालक, ठीक है। इसमें हम चालक पढ़ेंगे, चालक के प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद चलेंगे विद्युत रासायनिक सेल में, और विद्युत रासायनिक सेल का डिफिनीशन पढ़ते हुए विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ेंगे, 2 इसके प्रकार, विद्युत गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद विद्युत रासायनिक सेल, बहुत कुछ पढ़ना है भाई। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चालक, ओके। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्या भाई, चालक। चालक किसे कहते हैं, यदि आपसे कोई पूछ दे कि चालक किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपल क्या बताएंगे कि चालक वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। बहुत छोटा छोटा डिफिनीशन लिखवाएंगे यार, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। चालक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है। आप सिंपल लिखें, चालक वह पदार्थ है, क्या लिखेंगे, चालक वह पदार्थ है, चालक वह पदार्थ है, चालक वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह होता है। बस आपको ये डिफिनीशन लिखना है, ठीक है। चालक वो पदार्थ होता है, या चालक वो पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम चालक कहते हैं। मतलब जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा उस सबको हम क्या कहेंगे भाई, चालक कहेंगे। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा वो चालक नहीं कहेंगे उसके, ठीक है। सिंपल बात ये, जिसमें ये क्या डिफिनीशन कर रहे हैं कि चालक वह पदार्थ है, सारे पदार्थ, मालूम है आपको कि पदार्थ ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, बट इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। भाई धारा प्रवाहित किसमें से होगा, लोहा ले लें आप, एल्युमिनियम ले लें, कॉपर ले लें, चांदी ले लें, ये सब जो होते हैं ना ऐसे पदार्थ होते हैं, कॉपर ले लें, चांदी ले लें, ये जो बता रहे हैं एग्जांपल, ये सब जो होते हैं ये अच्छे चालक माने जाते हैं, ठीक है। जिसमें से धारा बहुत आसानी से फ्लो होती है, प्रवाह करती है, ठीक है। ये जो है भाई ये भी एक प्रकार का पदार्थ है, बट इसको हम चालक नहीं कहेंगे, इसलिए चालक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगा,
इसलिए इसको हम चालक नहीं कहेंगे। पहली बात यह याद रखिए, चालक उसी को कहिएगा जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह का मतलब ये होता है कि जब आप उसे लाइन की जो तार होता है, आप जब उसको सटाए ना कोई पदार्थ को ले चल के, तो आपको करंट लग सके, आई मीन लाइन मार सके, ठीक है, मतलब करंट लग सके, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, सिंपल, उसी को हम चालक कहेंगे। और जिसको टच करने पर, जिसको ले चल के वहां पर क्या करने पर, उस तार पर ऐसे ले चल के टच करने पर जिस पदार्थ को यदि करंट नहीं लग रहा है, समझ जाइएगा कि वो चालक नहीं है। और जिसको ले चल के, जैसे मान के चले, सपोज करिए ये अपना तार है, ठीक है, ये अपना पास क्या है भाई, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, सपोज कीजिए, मान के चले कि ये अपना पास क्या है, कोई तार है। अरे तार तो समझते हो ये भाई, भली बात है, तार जानते ही हो, तार जो है बीच से कटा हुआ है। आप मान के चले कि ये पदार्थ है, सपोज करिए ये कोई पदार्थ है, आप ले चल के इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, इसको ले चल के यहाँ छुआ रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं, और रखने के बाद देख रहे हैं कि आपको करंट नहीं लग रहा है, ठीक है। करंट का झटका जो होता है भाई, आप तक तो झेले नहीं होंगे अभी तक, जिसको लगा उससे पूछे, पूरा शरीर एकदम गनगना जाता है, ठीक है। तो मान के सपोज करें यहाँ पर क्या है, ये तार बीच से क्या हुआ है, कटा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि ये कोई पदार्थ है, आप ले चल के आप बताएं कि ये चालक होगा कि नहीं। जब आप इस पर ले चल के क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, ले चल के टच करेंगे, और आप कल ये देख रहे हैं कि भाई हमें करंट लग ही नहीं रहा है। जब करंट नहीं लग रहा है तो समझ जाइएगा कि ये चालक नहीं है। और ले चल के दूसरा पदार्थ यदि कोई हम ला रहे हैं, जैसे लोहा हो गया, ये एल्युमिनियम आ गया, ले चल के यहाँ रख रहे हैं, तो करंट मारेगा कि अब उड़ जाएंगे जगह से, ठीक है, तो समझ जाइएगा वो क्या है, चालक है। अब ये ना कि जाके ट्राई कर लें, ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, ठीक, बस बता रहे हैं, ठीक। चालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे चालक कहते हैं, सिंपल। अब आ जाए, चालक दो प्रकार के होते हैं भाई, चालक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, लिख लें। चालक दो प्रकार के होते हैं, चालक दो प्रकार के होते हैं, चालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भाई, एक का नाम है, लिख लें, धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक, और दूसरे का नाम है भाई अधात्विक चालक, अधात्विक चालक, ठीक। एक का नाम है धात्विक चालक, दूसरे का नाम क्या है, अधात्विक चालक, ठीक है। अब सुने सिंपल, आपसे कोई पूछे कि धात्विक चालक किसे कहते हैं, आप धात्विक चालक बता दें सिंपल किसे कहते हैं, तो आप सिंपल ये बोलिएगा कि धात्विक चालक वे चालक होते हैं जिसकी चालकता के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। वो यदि उत्तरदायी हो तो वैसे चालक हम क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन सिंपल है, लिख ले, हेडिंग बना ले यहाँ पर, धात्विक चालक, ठीक है। पहला क्या हेडिंग बनाएंगे, धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक, धात्विक चालक किसे कहते हैं भाई। अब सिंपल डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वे चालक, वे चालक जिसकी चालकता के लिए, जिसकी चालकता के लिए, जिसकी चालकता के लिए, जिसकी चालकता के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब सिंपल क्या बोलेंगे, धात्विक चालक किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछ दे तो सिंपल बताइएगा कि वे चालक जिसकी चालकता के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, उसे हम धात्विक चालक कहते हैं, ठीक। जैसे कि चांदी हो गया, धात्विक चालक में आपके सामने क्या हो गया, सारे धातु आ जाएंगे, जैसे कापर हो गया, चांदी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल्युमिनियम आ गया, ये सब के सब क्या है भाई, धात्विक चालक है। आयरन आ गया, ये सब के सब क्या है भाई, धात्विक चालक है। अब दूसरा आपके सामने क्या है, अधात्विक चालक किसे कहते हैं, तो सिंपल, अधात्विक चालक किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछ दे तो आप सिंपल बताइएगा कि वे चालक जिसकी चालकता के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, और उसमें मुक्त आयन क्या है, मुक्त आयन मतलब फ्री आयन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे अधात्विक चालक कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख ले अधात्विक चालक का, ये मिटा दें, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अधात्विक चालक का डिफिनेशन लिख रहे हैं ऊपर।
उतार लीजिए। चलते फिर अधात्विक चालक की तरफ। अधात्विक चालक किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन हम यहां लिख दे रहे हैं ऊपर। ठीक, अधात्विक चालक किसे कहते हैं भाई? अधात्विक चालक दूसरा चालक है, इसका नाम है अधात्विक चालक। अधात्विक चालक किसे कहते हैं? सिंपल। तो आप क्या बोलेंगे? वे चालक जिसकी चालकता के लिए, ठीक है, जिसकी चालकता के लिए, जिसकी चालकता के लिए, वे चालक जिसकी चालकता के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं। मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अधात्विक चालक कहते हैं। ओके, आपसे कोई पूछ दे कि अधात्विक चालक किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बोलिएगा कि वे चालक जिसकी चालकता के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुक्त आयन और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। मुक्त आयन उत्तरदायी होगा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये चीज यदि हटा लिया जाए तो भाई पूरा डिफिनीशन आधा अधूरा है। ठीक है, पूरा ही अधूरा है, सोच लीजिए। अधात्विक चालक किसे कहते हैं? तो सिंपल बोलिएगा, जिसके लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होता है उसे अधात्विक चालक कहते हैं, और जिसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है उसे धात्विक चालक कहते हैं। जिसके एग्जांपल ये रहे कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, जिसे हम आयरन भी कहते हैं, लिख सकते हैं, Fe से इसे डिनोट करते हैं। इधर आते हैं अधात्विक चालक में क्या होते हैं? तो अधात्विक चालक के एग्जांपल में क्या होता है भाई? उदाहरण लिख ले। इसके उदाहरण में कौन आते हैं? तो विद्युत अपघट्य आते हैं। कौन? विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ वाले जो होते हैं ना, ये सब के सब भाई क्या होते हैं? अधात्विक चालक के उदाहरण होते हैं। जैसे में कौन कौन होते हैं भाई? जैसे में हम लिख दें, आपके सामने NaCl आ जाएगा, ठीक है, HCl आ जाएगा। ठीक, ये सब जो होते हैं ना भाई, ये विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, इन्हीं को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये जो होते हैं ये अधात्विक चालक होते हैं। ये आयनों में टूटकर विद्युत का क्या कराते हैं? प्रवाह कराते हैं, इसीलिए इसका नाम अधात्विक चालक पड़ा। ठीक है, अधात्विक चालक वे चालक जिसकी चालकता के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होता है, जो आयन द्वारा, ठीक है, आयन, इसमें ये NaCl में आयन द्वारा सोच लीजिए क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इसको हम अधात्विक चालक में रखते हैं। इसके रेडी NaCl, HCl को हम अधात्विक चालक के एग्जांपल में रखे हैं। और ये डायरेक्ट जो मेटालिक होते हैं भाई, ये CuAgAl है, Fe है, ये सब के सब क्या है? धात्विक चालक के एग्जांपल है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ये कर लीजिए, क्या करता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके